नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल Target@1 पे। मैं हूं अमृता और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन इन फ्यूनेरिया एंड स्पोरोफिटिक फेज। यानी कि आज फर्टिलाइजेशन से लेकर के स्पोरोफिटिक फेज तक हम सारे डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, जो आपकी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट या फिर क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल Target@1। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, डेली पीडीएफ, क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही जितनी भी आपकी बॉटनी सेक्शन की वीडियोस हैं वो सभी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा बॉटनी की वीडियोस की आवश्यकता है तो आप हमारे बॉटनी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन फ्यूनेरिया एंड स्पोरोफिटिक फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्यूनेरिया को लेकर के। तो दोस्तों, फर्टिलाइजेशन जो होती है फ्यूनेरिया के अंदर ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी के द्वारा जो फ्यूनेरिया है वो अपनी जो जनरेशन है उसको टाइमली आगे बढ़ाता है। इवन फ्यूनेरिया में का सभी मेरी प्रोडक्शन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और फर्टिलाइजेशन के बाद यानी गैमेट फ्यूजन के बाद ही जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। चले अब इस स्टेप को चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो अपर्कुलर सेल होती है एंथ्रीडियम की, वो जब मैच्योर होती है तो रप्चर हो जाती है। ठीक है, अपर्कुलर सेल क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो अब इस चीज़ को आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अपर्कुलर सेल जो होती है, अपर्कुलर मीन्स क्या होते हैं, ओपनिंग, छोटा सा पोर या फिर अपर्चर आप कहें, ठीक है, वो तो रप्चर करता है, फट जाता है, जिससे एक मास ऑफ एंथ्रोजोइड्स है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, जब आर्चिगोनियम मेचोरिटी पे पहुंचती है यानी कि अपने पीक मेचोरिटी की पीक पे पहुंचती है, तो जो नेक कैनाल सेल होती है या फिर वेंडर कैनाल सेल होती है डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एक म्यूसिलेजिनस मास का प्रोडक्शन करते हैं, जैसा कि आपने रिक्सिया के केस में पढ़ा था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो म्यूसिलेजिनस मास है, जो एंथ्रोजोइड्स है, ये क्या करते हैं, ये जो म्यूसिलेजिनस मास है ये क्या पानी अब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये आपको आर्चिगोनियम के केस में नज़र आएगा। ठीक है, कहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, आर्चिगोनियम के केस में। ठीक है, अब यही आर्चिगोनियम जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये स्वेल कर जाती है। ठीक है, और इसके अंदर से आर्चिगोनियल माउथ जो है वो बाहर की तरफ आता है। ठीक है, और जो सेल का कवर होता है, जो अपर्चर होता है, उसको बाहर की तरफ एक्सपेल करता है। ठीक है, ये जो म्यूसिलेजिनस मास है वो केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा, जिनमें बेसिकली शुगर प्रेजेंट होता है मेनली, इसके द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये एक नर्चरिंग का भी, एक न्यूट्रिशन का भी काम करता है डेवलपिंग आर्चिगोनियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो कवर सेल्स होती हैं, जो नेक सेल्स होती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं फ्रॉम ईच अदर और एक पैसेज जो है एग के लिए एक रास्ता जो है वो तैयार करती हैं। कैसे, देखिए, ये क्या है, आपका नेक कैनाल सेल है और नीचे क्या है, आपका आर्चिगोनियल एग। ठीक है, तो एग तक पहुंचने के लिए भाई कोई रास्ता तो चाहिए ना। तो बिल्कुल सेंटर में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सेंटर में जो होती है नेक कैनाल सेल होती है। तो यही नेक कैनाल सेल क्या होती है, डिसइंटीग्रेट कर जाती है, सड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको बीच में जब सेल जो होती है डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं तो रास्ते में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी स्ट्रक्चर में से एंथ्रोजोइड्स जो है वो एंटर करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा।
चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जो कवर नेक कैनाल सेल्स होती हैं सेपरेट होती हैं वाइडली, जो कि हमने भी अब डिस्कस किया था, और एक पैसेज छोड़ती हैं एग के लिए, ताकि यहाँ पर जो है वो जो एंथ्रोजोइड्स है वो एंटर कर सके, ठीक है। और एक रोसेट लाइक पैरिगोनियल जो लीव्स होती हैं वो एक स्प्लैश कप का काम करती हैं, जिनमें से रेन ड्रॉप्स होते हैं डिस्पर्स होकर एंथ्रोजोइड्स को थोड़ी दूर तक स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो रेन ड्रॉप्स जैसे ही आर्चिगोनियल क्लस्टर के ऊपर के ऊपर गिरती है, यही जो पानी के मूवमेंट के द्वारा या स्प्लैश के द्वारा जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं थोड़ी डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। कई सारे एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो आर्चिगोनियल नेक तक नहीं पहुंच पाते, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबरों में जो है वो एंथ्रोजोइड्स का प्रोडक्शन होता है, स्प्रेडिंग होती है, डिस्पर्सल होता है। लेकिन यहाँ पे ईच ऑफ द एंथ्रोजोइड्स कुड नॉट एबल टू फर्टिलाइज, तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि प्रोटेंडरस कंडीशन है, पहले मेल गैमेट मैच्योर करता है, बाद में फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप नज़र आएगा मेच्योरिटी में, तो इसी कारण ये जो फर्टिलाइजेशन है प्रॉपरली नहीं परफॉर्म होता। लेकिन हाँ, 100 में से एक जो है, अगर आप कहें कि अगर पहुँच जाता है आर्चिगोनियल एग पे, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, किसी कारण अगर एक जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो पहुंच जाता है आर्चिगोनियल एग तक, तो यहाँ पर फ्यूजन का प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है, और जो एग होता है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, और करीबन 10 घंटे जो हैं या 10 आवर्स लगते हैं इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट होने में, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो एंड होता है गैमेटोफिटिक फेज पे, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा है, जैसे कि आपने रिक्शा के केस में पढ़ा था गाइज। इसलिए मैं आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं ना, इसको एक सीक्वेंस में देखें, क्योंकि जब आप प्रीवियस जो वीडियो है वो देख कर आते हैं ना, तो ये सभी आपके लिए थोड़ा सा क्लियर होते हैं, ठीक है। और वैसे भी कुछ टाइम पहले तबीयत ख़राब होने की वजह से आप सभी को कंटिन्यूसली जो वीडियोज़ हैं वो डिलीवर नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सुधार है और आपको डेली ये कंटेंट अब डिलीवर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम स्पोरोफिटिक फेज़ की, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज़ समझने के लिए, जो डेवलपमेंट समझने के लिए आपको ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये चीज़ों को यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, स्पोरोफिटिक फेज़ का जो सबसे पहला सेल होता है दैट इज जाइगोट, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट जो होता है या स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है ये कहाँ पे होता है, वेंडर ऑफ द आर्चिगोनियम, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल मूव टू डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट जो है वो 3 पार्ट्स में आप स्पोरोफाइट को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है फूट, दूसरा है सीटा और तीसरा है कैप्सूल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है वो सेमी पैरासिटिक नेचर होता है। सेमी पैरासिटिक यहाँ पे टर्म क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कई सारी जो चीज़ें होती हैं गाइस वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से वो पहुँच जाते हैं स्पोरोफाइट तक, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें दूसरे प्लांट से लेने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेमी पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना जो टर्म था वो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक एक करके स्पोरोफाइट के पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फूट के बारे में। तो इट इज़ द बेसल पोर्शन ऑफ द स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम का बिल्कुल नीचे का पोर्शन है, बिल्कुल स्टॉक की तरह, यानी कि कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये फूट है, ठीक है। इट इज स्मॉलर डैगर लाइक कॉनिकल स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द एपेक्स ऑफ फीमेल ब्रांच। इट फंक्शंस एट एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। तो जैसे कि आपने देखा ये डैगर लाइक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और आप बेसिकली कहें तो कैप्सूल तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिलीवर करने का काम है वो फूड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीटा। सीटा इज लॉन्ग स्लेंडर
stalk like hygroscopic in nature. Hygroscopic structure. Hygroscopic means what? देखिए, जिस भी प्लांट के अंदर या कोई भी टर्म हाइग्रोस्कोपिक आता है, दैट मीन्स कि दे आर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग या मॉइस्चर लविंग पार्ट। यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मीन्स कि जो सीटा होता है ये किसका अब्जॉर्प्शन करता है? मॉइस्चर का। ठीक है। इट बियर्स द कैप्सूल एट इट्स टिप, यानी कि ये टिप पे बिल्कुल क्या प्रेजेंट होता है? व्हाट? कैप्सूल। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? सीटा है, और इसके नीचे का जो सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? फुट। और एक इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कैप्सूल्स के बारे में। ठीक है। चलिए, ये कहाँ प्रेजेंट होता है गाइस? कैप्सूल प्रेजेंट होता है लीफी गेमेटोफाइट के ऊपर, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर होते हैं एक्सिस की तरह। जैसे एक्सिस में आपने क्या पढ़ा था? जब हम एक्सिस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़े थे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल। ठीक है, 3 जो स्ट्रक्चर थे हमने वो पढ़े थे। जो एपिडर्मिस होता है यहाँ पे, ये एक थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स के द्वारा बना होता है सीटा का, और जो कि एक्सियल सिलेंडर के द्वारा सराउंड यानी कि कवर्ड होता है। ये एक मैकेनिक, इसका जो फंक्शन होता है सीटा का वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और वाटर कंडक्ट करना और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना डेवलपिंग कैप्सूल तक। ठीक है। जैसे देखिए, आपके घर में कोई अगर आप सर्वेंट रखते हैं, तो सर्वेंट ने अगर खाना बनाया तो आप तक पहुंचाने का भी काम वही करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि गेमेटोफिटिक प्लांट है और वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी है, तो वहाँ से जो फूड मटेरियल बनता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम, इवन वाटर को भी ट्रांसफ़र करने का काम और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है? सीटा का होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कैप्सूल के बारे में। तो यहाँ पर जो कैप्सूल होता है गाइस, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है फिगर नंबर 2.22 में, जो है एलिस ऑफ कैप्सूल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये क्या होता है? टर्मिनल पार्ट होता है स्पोरोफिटिक प्लांट का, यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है उसके टिप पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है कैप्सूल, एंड इट इज़ डिवेलप्ड एट द एपेक्स ऑफ द सीटा, यानी कि सीटा के बिल्कुल एपेक्स पे डेवलप करता है। इट इज़ ग्रीन इन कलर, यानी कि इसके जो कलर है वो ग्रीन होता है। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? आपका सीटा है, और सीटा के बिल्कुल ऊपर क्या प्रेजेंट है? आपका कैप्सूल। ठीक है। देखिए, जब ये यंग रहता है तो ये ग्रीन इन कलर होता है जैसे कि सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योरिटी की तरफ ये पहुंचता है तो इसका कलर ब्राइट ऑरेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये एक सिंबल है मैच्योरिटी का। आगे देखिए, इट इज़ कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैलिप्ट्रा। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा। ठीक है। गेमेटोफिटिक टिश्यू जो होते हैं, इसके अपर पार्ट जो होते हैं आर्चिगोनियम के जो अपर पार्ट होते हैं वहीं पे ये डेवलप करते हैं। ठीक है। चलिए अब कैप्सूल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ऑपर्कुलम देखिए यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ऑपर्कुलम के बारे में। गाइस, ये अपर्चर है, ओपनिंग है, जहाँ से जो आर्चिगोनियल एग जो होता है, या आप कहें कि जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं, एक्सेस वाटर होता है, उसको रिलीज़ करने के लिए ऑपर्कुलम पोर या फिर एंटरिंग का एक पैसेज होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपर्कुलम। ठीक है। और जैसे कि आपने पोरीफेरा के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, तो वहाँ पर भी हमने एक ओपनिंग कैनाल के बारे में डिस्कस किया था कि जो टर्म यहाँ पे ऑपर्कुलम है उसी की तरह सिमिलर एक टर्म हमने वहाँ पर भी यूज़ किया था। ठीक है। चलिए अब एलिस ऑफ कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो एलिस जो होता है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल, वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला है एपोफाइसिस होता है, दूसरा है थीका एंड तीसरा है ऑपर्कुलम। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एपोफाइसिस के बारे में देखिए, एपोफाइसिस के बारे में कि एपोफाइसिस जो होता है ये बेसल स्टेराइल पार्ट होता है कैप्सूल का। स्टेराइल मीन्स इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये क्या होता है? स्टेराइल पार्ट होता है कैप्सूल का। इट इज़ बाउंडेड बाय ए सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस विच इज़ इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा।
यानी कि ये कवर्ड होता है या बाउंडेड होता है एपिडर्मिस की सिंगल लेयर द्वारा, जिसके अंदर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं? सिंगल रिंग लाइक गार्ड सेल्स से बने हुए होते हैं। और एपिडर्मिस के नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेंट्रल पार्ट जो है वो एपोफाइसिस का इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, और ये इनका काम होता है कंडक्टिंग स्ट्रैंड जो है उसकी तरह परफॉर्म करते हैं इनका फंक्शन। It is also called neck of the capsule. On it is photosynthetic region and connect seta with the capsule. यानी कि ये जो एपोफाइसिस होता है it is the photosynthetic region of capsule. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है और ये सीटा से कनेक्ट करता है कैप्सूल को। ठीक है, दूसरा सेक्शन देखिए, दूसरा है थीका। थीका क्या होता है? मिडल स्लाइटली बेंड स्पोर बियरिंग रीजन होता है कैप्सूल का, और ये एपोफाइसिस और ओपर्कुलम के बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इमेज में देख लीजिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ओपर्कुलम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल टिप पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एपोफाइसिस क्या है, ये जो आप वाइट कलर का यहाँ पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एपोफाइसिस। ठीक है, इसके नीचे बिल्कुल सीटा प्रेजेंट है। ठीक है, अभी आपने इसको देख लिया। चलिए अब वापस अपने कंटेंट पे आते हैं। अब चलिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है पासिंग थ्रू द थीका, उसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस पहला जो सेक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को अगर हम देखें थीका के, तो वो 3 सेक्शंस के द्वारा डिवाइडेड होता है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा हाइपोडर्मिस और तीसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, एपिडर्मिस कैसी होती है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड और विदाउट स्टोमेटा। यहाँ पर आपने क्या देखा था? एपोफाइसिस में स्टोमेटा प्रेजेंट था, लेकिन थीका के एपिडर्मिस के केस में यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में कि एपिडर्मिस जो होता है थीका का, क्या उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं? तो नहीं प्रेजेंट होते। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, और 3 लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कलरलेस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, घबराइएगा नहीं, इमेज के थ्रू हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है तो चलिए एक इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये इमेज है। ठीक है, और ये काफ़ी डिटेल वाली इमेज है, जो अभी आपने कलरफुल इमेज देखी उससे भी ज़्यादा ये डिटेल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए है बिल्कुल बीच में कंडक्टिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल ऊपर है ओपर्कुलम, उसके नीचे है पेरिस्टोम, उसके नीचे एन्युलस, फिर रिम, कॉलमनेला, आउटर वॉल ऑफ स्पोर सैक, इनर वॉल, और उसके बाद स्पोर सैक की हाइपोडर्मल लेयर, उसके बाद स्पॉन्जी लेयर, उसके बाद एयर स्पेस, और नीचे देखिए एपोफाइसिस है, और यहाँ पे स्टोमेटा की भी प्रेजेंस यहाँ पे दर्शाई हुई है। दैट मीन्स कि काफ़ी डिटेल में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अपने कंटेंट पे वापस आते हैं। मेरे ख्याल से जो इमेज है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। नेक्स्ट है देखिए हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस हमने अभी कहा कि 2-3 कॉम्पैक्ट कलरलेस सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है, एंड इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। नेक्स्ट है देखिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2-3 लेयर्स ऑफ लूजली अरेंज्ड क्लोरोफिलस सेल्स। ठीक है, ये देखिए इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और हाइपोडर्मिस में कोई भी क्लोरोफिल सेल नहीं थी। दैट मीन्स कि इट इज कलरलेस। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन टू गैमेट ऑफ टू हाइपोडर्मिस, यानी कि हाइपोडर्मिस के बिल्कुल नीचे या अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और इसी कारण इन्हें सेमी पैरासिटिक इन नेचर कहा जाता है। मेरे ख्याल से इतना अभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है फ्यूनेरिया का, इसे पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट कहते हैं, और या सेमी पैरासिटिक इन नेचर भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है एयर स्पेस। एल्स जो है कैप्सूल का, उसमें आप देखिए नेक्स्ट है एयर स्पेस, और ये क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको इमेज में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए एयर स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एयर स्पेसेस आर ट्रांसपोर्ट्ड बाय ग्रीन सेल्स, जिन्हें कॉलेनकाइमेटस सेल्स भी कहा जाता है, और इन्हें ट्रैपेक्युलर इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोरोकाइमेटस मतलब कि पैरेन्काइमा सेल से नहीं, क्लोरेनकाइमा सेल से बने हुए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैप्सूल होता है
उसके अंदर कौन सा टिश्यूज पाए जाते हैं? तो सबसे पहला पैरेन्काइमा, दूसरा क्लोरेन्काइमा। अगर आपसे पूछा जाए कि एयर स्पेस की जो सेल्स होती है किसके द्वारा बनी हुई होती है, तो कॉलेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट है देखिए स्पोर सैक। तो स्पोर सैक क्या होता है? दीज आर प्रेजेंट बिलो द एयर स्पेस और आइदर साइड ऑफ द कॉलमनेला। स्पोर सैक क्या है? यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा स्पोर सैक, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर सैक जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दिस आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉलमनेला। इट इज यू शेप्ड एंड ब्रोकन अप एट द बेस, यानी बेस की तरफ ही टूटे हुए नजर आते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ आउटर 3 to 4 सेल्स थिक। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 3 या 4 लेयर्स थिक होते हैं। ये एरिया आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 या 4 लेयर्स थिक नज़र आते हैं। एंड बिटवीन द आउटर वॉल एंड इनर वॉल इज़ द कैविटी ऑफ द स्पोर सैक। जब ये यंग रहते हैं तब इनके अंदर जो कैविटी होती है वो कई सारे स्पोर मदर सेल्स के द्वारा फिल्ड होती है, लेकिन जैसे ये मैच्योर होते हैं स्पोर मदर सेल्स डिवाइड होती हैं माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा और कई सारी हैप्लॉइड जो स्पोर्स है उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तब इनके अंदर स्पोर मदर सेल्स क्या होती है? मेयोटिक डिवीजन के द्वारा, रिडक्शन डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है। लेकिन जब ये मैच्योर्ड नहीं होते तब, या जुवेनाइल स्टेज में होते हैं तब, तो इनके अंदर एक स्पोर सैक के अंदर कई सारी स्पोर मदर सेल्स फिल्ड होती हैं। ठीक है, अच्छा कॉलमनेला के बारे में देखिए, तो इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थीका रीजन। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज कर्नलेस पैरेन्काइमेटस सेल्स। देखिए अभी जो था स्पोर सैक के ऊपर जस्ट एयर सैक। ठीक है, एयर स्पेस जो था वो क्लोरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ था। कॉलेनकाइमा जो है, सॉरी कॉलमनेला जो है वो कौन से सेल्स के द्वारा बना हुआ है? तो पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ वाइड एबव नैरो बिलो, यानी कि ऊपर का जो स्पेस होता है इसका कॉलमनेला का वो कैसा होता है? वाइडर। ठीक है, और जो नीचे का स्पेस रहता है वो नैरो की तरफ, वो नैरो रहता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो कॉलमनेला आप देख रहे हैं ये कैसा है? ब्रॉडर है, और नीचे आप इसको देखेंगे तो कैसा नज़र आएगा आपको? ये जो है यहाँ पे कॉलमनेला देखिए ब्रॉडर है और ये कैसा है? नैरोवर स्पेस। ठीक है, ये सेंट्रल स्टैंड ऑफ एपोफाइसिस है, उसे कनेक्ट करता है और इसका जो फंक्शन है वो है वाटर को कंडक्ट करना और मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करना। ठीक है, तो ये जो है इसका फंक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम्स में कि कॉलमनेला का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलिए इतना मेरे ख्याल से वो क्लियर हुआ होगा। ओपर्कुलम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो आपने अभी देखा था। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल ओपर्कुलम, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका। ये जो होता है अपर रीजन होता है कैप्सूल का, और ये डोम शेप्ड होता है। ठीक है, जो 5 या 4 लेयर ऑफ सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। आउटर मोस्ट लेयर थिक वॉल्ड होती है और इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ओपर्कुलम एक डिफ्रेंशिएटेड होता है थीका में, और इसकी जो वॉल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, और इसके जस्ट नीचे डायफ्राम या फिर रिम प्रेजेंट होता है, और ये 2 या 3 लेयर्स के रेडियली इलोंगेटेड पिटेड सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। पिटेड मतलब उसमें डॉट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इमीडिएटली अबव द रिम इज एन्युलस विच इज कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 सुपर इम्पोज्ड लेयर। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक जो लेयर्स है वो प्रेजेंट होती हैं। एन्युलस जो रिम होती है उसके जस्ट नीचे एन्युलस प्रेजेंट होता है। एन्युलस क्या होता है? 5 या 6 लेयर्स एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? सुपर इम्पोज्ड लेयर्स। ठीक है, अपर सेल जो होती है वो थिक होती है, बट 2 लोअर मोस्ट सेल्स जो होती है वो थिन होती है, यानी कि ये जो लेयर्स होती हैं वो थिक होती है, नीचे की सारी थिन होती है। एनुलस सेपरेट्स द थीका फ्रॉम द operculum, और बिलो द operculum लाइज अ पेरिस्टोम कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिस्टोमियल टीथ। इन ईच रिंग देयर आर 16 टीथ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको टीथ नजर आएगा, देखिए यहाँ आप ओपर्कुलम देख रहे हैं। ठीक है, और इसको अगर आप काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो वॉयलेट पर्पल कलर का आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है, छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यही है ओपर्कुलम के अंदर टीथ का प्रेजेंट होना। ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पे।
देखिए कितने टीथ होते हैं इसके अंदर, 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं और रिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं। आपने जैसे देखा अभी फिगर में किस तरह प्रेजेंट थे, इस तरीके की रिंग जो है वो दिखाई दे रही थी, ठीक है। टीथ आर नॉट सेलुलर बट दे आर सिंपली द स्ट्राइप ऑफ द क्यूटिकल, ठीक है। जो क्यूटिकल है उसी से डराइव होकर टीथ लाइक स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये सच में टीथ नहीं होते हैं जो कि इनेमल के द्वारा बने हुए होते हैं, जस्ट अ नेम, ठीक है। Teeth of outer ring are conspicuous, red and thick transverse band, while the teeth of inner rings are small, delicate, colorless और without transverse band। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ नज़र आएगा। जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, कॉन्स्पिक्यूंस रेड कलर की होती है और थिक ट्रांसवर्स बैंड ऑफ सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। लेकिन ये जो इनर सेल्स होती है, ठीक है, टीथ की, ये स्मॉल होती हैं, डेलिकेट होती है एज कम्पेयर टू अपर, एंड कलरलेस भी होती है विदाउट ट्रांसवर्स बैंड। इनर जो होता है वो पेरिस्टोमियन टीथ जो होता है वो मास ऑफ थिन बॉल्ड पेरेंट काइमेटस सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आप इसी पे क्लिक करके, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।